कभी सोचा है एक ऐसे भारतीय सम्राट के बारे में जिसका साम्राज्य जमीन से शुरू होकर सीधा हिंद महासागर की लहरों तक फैला था? मतलब एक ऐसा राजा जिसने अपनी नेवी से साउथ ईस्ट एशिया तक जीत का झंडा गाड़ दिया। आज हम कहानी जानेंगे राजेंद्र चोल की, जिन्हें इतिहास ने यूं ही समुद्र का राजा नहीं कहा। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये असल में एक पूरे एम्पायर के एम्बिशन, उसकी सोच का निचोड़ है। देखिए, राजेंद्र के जो पिता थे, महान राजराज चोल, वो पहले ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। पांड्य, चेर, कलिंग सब उनके कंट्रोल में थे। लेकिन चोलों की असली नजर वो तो समंदर के उस पार थी। और राजराज चोल की इसी विरासत को एक नए लेवल पर, आसमान की बुलंदियों तक ले जाने वाला जन्म ले चुका था उनका बेटा राजेंद्र। और कमाल की बात यह है कि उनके जन्म के साथ ही एक बहुत ही अनोखी भविष्यवाणी भी हुई थी। मतलब सोच कर देखिए, जन्म के टाइम पर ही दो रास्ते सामने रख दिए गए। या तो ये बच्चा एक महान सन्यासी बनेगा, या फिर एक ऐसा जबरदस्त सम्राट जो पूरे हिंद महासागर को जीत लेगा। ये भविष्यवाणी एक तरह से उनके जबरदस्त भविष्य का इशारा थी। और खैर, इतिहास तो गवाह है ही कि राजेंद्र ने कौन सा रास्ता चुना। तो राजेंद्र की जो कहानी है ना, वो महलों में नहीं लिखी गई। उनकी कहानी तो सीधे सीधे युद्ध के मैदानों में लिखी गई थी। मतलब राजा बनने से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी तलवार के दम पर अपना नाम बना लिया था। उस वक्त का जो दक्षिण भारत था, वो एक तरह से पॉलिटिकल अखाड़ा था। देखिए, पश्चिम में थे चालुक्य, जो चोलों के सबसे बड़े दुश्मन थे। दक्षिण में पांड्य और चेर, वो लगातार सिरदर्द बने हुए थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सत्ता सिर्फ और सिर्फ ताकत से मिलती थी। और राजेंद्र चोल वो इसी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। और हाँ, उन्होंने ये साबित करके भी दिखा दिया कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक पैदाइशी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। प्रिंस रहते हुए ही उन्होंने एक के बाद एक दुश्मनों को धूल चटाई। पांड्य, चेर और तो और सबसे बड़े दुश्मन चालुक्यों को भी पीछे धकेल दिया। हर एक जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक ऐलान था कि चोल साम्राज्य का भविष्य अब बिल्कुल सही हाथों में है। तो जाहिर है, उनके पिता राजराज चोल ने अपने बेटे की इस काबिलियत को पहचान लिया था। और 1012 ईस्वी में उन्होंने ऑफिशियली राजेंद्र को को रीजेंट, मतलब सह सम्राट, घोषित कर दिया। ये एक साफ साफ सिग्नल था कि भाई, अगला सम्राट अब तैयार है। तो अब सम्राट बनने के बाद राजेंद्र का जो पहला बड़ा कैंपेन था, वो था उत्तर भारत की तरफ। ये एक बहुत ही दाधिया, मतलब एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था जो दक्षिण के बहुत कम राजाओं ने उठाने की सोची थी। और उनका टारगेट क्या था? पवित्र गंगा। और ये कोई ऐसी वैसी चढ़ाई नहीं थी, ये एक पूरा मास्टर प्लान था। आप स्ट्रैटेजी देखिए। पहले उन्होंने पूर्वी चालुक्य में अपनी पोजीशन मजबूत की, फिर उनकी सेना उत्तर की तरफ बढ़ी, कलिंग को हराया, फिर बंगाल के पावरफुल पाल सम्राट महिपाल को हराया, और आखिर में वो उस मंजिल तक पहुंच गए जहां बहुत कम दक्षिणी राजा पहुंच पाए थे, पवित्र गंगा के तट तक। और इसी जबरदस्त जीत के बाद उन्हें एक टाइटल मिला, गंगाईकोंड चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था, पूरे भारत के लिए एक मैसेज था कि अब पावर का सेंटर दक्षिण में है। और एक दक्षिणी सम्राट ने उत्तर के सबसे पवित्र सिंबल पर अपना हक जमा लिया है। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। उन्होंने जो गंगा जल से एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और जो नई राजधानी बसाई, गंगईकोंड चोलोपुरम, ये सब इस जीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए था। ये पावर, कल्चर और अपनी लेगेसी बनाने का एक कमाल का एग्जाम्पल था। तो जमीन पर तो अपनी धाक जमा ली, लेकिन अब राजेंद्र की नजरें थीं एक ऐसी चुनौती पर जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाली थीं। उनकी नजरें थीं समंदर के पार। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजेंद्र चोल ने समंदर पार एक इतने पावरफुल एम्पायर पर हमला करने का रिस्क उठाया ही क्यों? ये साम्राज्य था श्रीविजय, जो उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के पूरे समुद्री व्यापार को कंट्रोल करता था। और मजे की बात यह है कि एक जमाने में चोलों और श्रीविजय के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब सीन बदल गया था। श्रीविजय दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहा था, और जब उन्होंने चीन के साथ होने वाले चोलों के व्यापार में अड़ंगा डालना शुरू किया, तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये लड़ाई थी पावर की और पैसे की। तो अब देखिए, श्रीविजय की नेवी हमले के लिए एकदम तैयार थी। उन्हें पूरा यकीन था कि चोल सेना मेन ट्रेड रूट यानी मलक्का स्ट्रेट से ही आएगी।
और वो वहीं घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन राजेंद्र चोल का प्लान तो कुछ और ही था। उनकी नेवी ने सबको हैरान करते हुए एक बिल्कुल अलग दक्षिणी रास्ते से, मतलब सुंडा स्ट्रेट से अटैक कर दिया, और श्रीविजय एम्पायर इस सरप्राइज अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये साल था 1025। चोल नेवी ने श्रीविजय पर ऐसा हमला किया कि उनकी राजधानी तबाह हो गई, राजा को कैदी बना लिया गया और सबसे जरूरी समुद्री व्यापार के रास्तों पर अब चोलों का झंडा लहरा रहा था। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी भारतीय ताकत ने समुंदर पार जाकर इतनी बड़ी मिलिट्री जीत हासिल की थी। लेकिन राजेंद्र चोल को सिर्फ उनकी लड़ाइयों के लिए याद नहीं किया जाता। एक महान विजेता होने के साथ साथ वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिन्होंने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो स्टेबल था और जिसका शासन बहुत अच्छा था। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी खासियत थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब ये था कि गांव को अपने फैसले खुद लेने का हक था। इसके लिए उर, सभा और नगरम जैसी संस्थाएं थीं जो कह सकते हैं कि आज की पंचायतों की तरह काम करती थीं, और ये अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने एक मजबूत और अमीर साम्राज्य की नींव 4 पिलर्स पर रखी। पहला, सिंचाई में भारी इन्वेस्ट किया ताकि खेती अच्छी हो। दूसरा, जमीन का सर्वे करवाकर एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बनाया। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, मतलब हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ दोनों को सपोर्ट किया। और चौथा, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देकर इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा दिया। ये सारी नीतियां मिलकर ही चोल साम्राज्य को इतना स्टेबल और पावरफुल बनाती थीं। तो अगर असल में हम देखें तो राजेंद्र चोल ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बढ़ाया था, उन्होंने एक तरह से उस जमाने में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की जिसने ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए दक्षिण भारत को बाकी दुनिया से जोड़ दिया। तो आखिर राजेंद्र चोल की असली लेगेसी क्या है? क्या वो सिर्फ जमीन और समंदर के एक महान विजेता थे, या फिर एक ऐसे दूरदर्शी शासक जिन्होंने अपने समय से कई आगे जाकर एक ग्लोबल युग की शुरुआत की? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी महानता को और भी गहरा बना देता है।